हम अपने कारोबार के लिए बनारसी साड़ी के लिए लोन लेने के लिए गए तो पता चला कि मृतक हम हैं। जब वहाँ गए तो पता चला कि न्यायालय ने तहसीलदार सदर आजमगढ़ 1976 मृत घोषित कर दिया। फिर गांव के लोग कहने लगे भूत आ रहा है, शैतान आ रहा है, मृतक आ रहा है, कंकाल आ रहा है। तरह तरह से लोग मजाक करते थे। आपने अपना ब्रह्मभोज भी किया, आरती भी निकाली। हाँ, सब कुछ किया। तो मैं अब मजबूर हो गया। जब वकील के पास जाते तो वकील लोग भी यही कहते, अरे आइए मृतक आइए, भूत आइए, शैतान आइए, और दो चार लोगों को और बुला लेते थे कि देखिए हमारे यहाँ भूत आ गया। तो जब कोई पीड़ित आदमी कहीं जाता है इलाज कराने के लिए, जब उससे चुटकी लिया जाता है, उससे मजाक किया जाता है, तो उसको बहुत गहरी चोट लगती है, भले न कह पाए। तो ये बात सुनकर मुझको और कष्ट होता था कि एक तो मैं इंसान हूँ, मरा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भूत कह रहे हैं, शैतान कह रहे हैं, कंकाल कह रहे हैं, लोग डरा रहे हैं कि लोग रात में डरते थे भूत से, लेकिन दिन में हम लोग डर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बात मतलब छिट्टाकसी करते थे। आपको ब्रेन हेमरेज भी हो गया? हाँ, उसी सब लेकर तो वो मैटर चलता रहा। फिर मैं वकील के पास गया तो वकील कहे कि भाई आप मुकदमा करिए। जितने लोगों के पास गया सभी लोग कहे मुकदमा करिए। तो मैं कहा कि अच्छा मैं मुकदमा कर दूंगा तो कितना दिन में निर्णय हो जाएगा। कोई कहा कि इसकी गारंटी नहीं होती है, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, 25 साल में होगा कि नहीं होगा, आपके पक्ष में होगा कि आपके विपक्षी पक्ष में होगा। तो मैं कहा भाई मुकदमा करने से क्या फ़ायदा है। इस तरह तमाम लड़ाई चलती रही, उधर कहीं न्याय नहीं मिला। तो अब सारी समस्या से जूझ रहे हैं। फिर आप मीडिया में गए? मीडिया में गए तो मुख्य रूप से मीडिया हमारी मदद की, और उसमें जगदम्बिका पाल MLC विधान परिषद में प्रश्न को उठाए कि हम भी 9 सितंबर 1986 को विधानसभा में हंगामा के पर्चा फेंके जिंदा होने के लिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ, जहाँ के तहाँ रहे। किसी तरह से 30 जून 1994 में जिंदा भी हो गए, लेकिन जिंदा होने से क्या फ़ायदा। फिर वो फाइलें हमारी गायब कर दी गई। नहीं, ये बताइए, मुकदमा लड़ने में तो बहुत पैसा खर्च होता है, तो पैसा कहाँ से आप लाए? पैसा अब यही तो रोना है ना कि हमारा जन्म स्थान है ग्राम खलीलाबाद, संजरपुर, थाना निजामाबाद है, और हम रहते थे मुबारकपुर अमिलों में हमको ननिहाल की ज़मीन मिली थी। तो उस ज़मीन को हम बेचकर मुकदमा लड़ते थे, चुनाव लड़े, पैरवी करते थे, आना तो जाना। जमीन को बेच करके इन्होंने मुकदमा लड़ा अपने को जिंदा साबित करने के लिए, और चुनाव भी लड़ा अपने को जिंदा साबित हाँ, करने सब विधानसभा में पर्चा फेंके, चचेरे भाई का अपहरण किए, हाई कोर्ट में जज को अपने गिरफ्तार होने के लिए मतलब कड़े शब्दों में प्रयोग किए अपनी बात को इलाहाबाद में, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और वो समझ जाइए कि अब देखिए एक ही विभाग, ह्यूमन राइट कमीशन में भी गए आप? हाँ, मानव अधिकार आयोग में भी गए? वहाँ देखिए एक ही विभाग है, राजस्व विभाग है, जिला एक ही है, तहसील एक ही है। एक गांव में मृतक रहे, दूसरे गांव में जिंदा रहे, सरकारें भी नहीं मानने को तैयार, कोर्टें भी नहीं मानने को तैयार। तो पता चला कि हमारे जैसे तमाम लोग लड़ रहे हैं। तो मैं कहा कि भाई मैं न्यायिक प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा। तो मैं वही हैंडबिल, पोस्टर और मीडिया के माध्यम से अपने लोगों से मिलता था, आपने संघर्ष किया। मैं जरा एक चीज़ जानना चाहता था कि जैसे आपने ये सब लड़ाई लड़ी, आप जिंदा भी हो गए, तो आपके चाचा या चचेरे भाइयों ने फिर आपसे माफ़ी मांगी, कोई सुलह किया कि भाई हमसे गलती हो गई थी, नहीं करना चाहिए था? उनसे अब आपके रिश्ते कैसे? देखिए वो तो बहुत टेक्निकल चीज़ हो गई है। नहीं, टेक्निकल नहीं, रिश्ते की बात कर रहा हूं। रिश्ता हमारा तब भी नहीं खराब था और आज भी खराब नहीं है। वो जब हमारे चचेरे भाइयों के नाम जमीन गई तो नाबालिग थे सब। वो फाइल में आज तक मिलबा नहीं की कि हमारे चचेरे भाई कराए थे, कि हमारे चाचा कराए थे, कि हमारी चाची कराई थी, कौन कराया था। वो फाइलें आज तक नहीं मिली, फाइलें गायब हो गई, उसका रिकॉर्डर नहीं मिल रहा। नहीं, वो हमने लेकिन एक पढ़ा है आपके जो फाइलें हैं उसमें कि आपके चाचा जी ने ये काम करवाया था। देखिए कोई बाहर का तो आदमी कराएगा नहीं। नहीं, देखिए कराएगा, वो तो सही बात है, लेकिन प्रूफ मांगता है ना, प्रूफ है ही नहीं है। प्रूफ तो आपको अपने जिंदा होने का इतने दिन अभी नहीं है, अभी नहीं प्रूफ है। अभी भी आपको अभिलेखागार से नहीं, कोई नकला नहीं है। अब तो हम कैसे कहें कि हम जिंदा थे
कि मृतक थे न अब तो इससे जो फाइल गायब हो गई तो साबित हो गया कि न कभी मैं मृतक था न कभी जिंदा हुआ। और कोर्ट भी कहती है कि आप कभी मरे नहीं थे। तो कभी मरने का मतलब जब मरा होता तो कोर्ट में क्यों जाता? नहीं, लेकिन मैं तो कागज में मरा था ना। खसरा खतौनी में तो मरा मृतक। लेकिन कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप मरे थे कागज में। वो कहती कि आप मरे, सचमुच नहीं मरे थे। तो अगर मैं सचमुच मर जाता तो कोर्ट में कैसे जाता? तो अभिलेख में वो मृतक नहीं मानते हैं। 18 साल में मृतक रहा। तो ये मतलब कोर्ट की भी एक समझिए कि अब मैं देखिए संविधान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न्यायालय का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विचार नहीं करते हैं। और आप सोचिए कि एक गांव में जिंदा हूँ, दूसरे गांव में मृतक हूँ। नहीं, और ये हमारे एक्चुअली जो प्रशासन के अमला है या तौर तरीका है या कोर्ट कचहरी है, ये दुर्भाग्य है और विडंबना है कि आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसमें भी वो अभी मानने को तैयार नहीं। आपकी मृतक दिखा के आपकी जमीन भी चली गई और आप न मृतक हैं न जिंदा है। अजीब है। खैर ये बताइए मुझे कि जैसे इतनी लड़ाई आपने लड़ी, हाई कोर्ट गए, आप चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गए, विधानसभा, विधान परिषद, ह्यूमन राइट कमीशन, सब जगह गया, तो ये जो इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तहसीलों में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कि जिंदा लोगों को मरा दिखा के उनकी ज़मीनें कब्जा करने का, तो इसमें कुछ सुधार आया? कोई व्यवस्था में सुधार आया? सुधार नहीं आया। अब तो और फसान हो गया है। कैसे? अब और टेक्निकल हो गया है। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कि किसी आदमी कोई बाहर गया है, उसका नाम काट के दूसरे का नाम चढ़ गया। अब वो बाहर से आएगा तो पता चला कि वो जहाँ रह रहा है, कलकत्ता रह रहा है, बम्बई रह रहा है या और किसी शहर में रह रहा है, तो वहाँ का निवास बना लिया है, वहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया, वहाँ का सब कुछ बनवा लिया है। गांव में आएगा तो पता चला कि तो रिकॉर्ड उसका वो अधिकारी यहाँ का कहेगा, सेक्रेटरी कहेगा, तहसीलदार कहेगा, लेखपाल कहेगा कि यहाँ का साथ चलाइए गांव का। तो अगर उसमें कोई बेईमान निकल गया, जैसे अपना भाई हो, अपना पट्टीदार हो, रिश्तेदार हो, अगर बेईमान निकल गया कहा ये है ही नहीं है, अगर है तो साबित करिए। तो अब वो अपना आधार कार्ड बनवाएगा कि क्या बनवाएगा, बनने नहीं देंगे, अधिकारी को पैसा देंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस समय। और देखिए कंप्यूटर में जो फीडिंग हुई है, हमारे हाई कोर्ट 1999 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लड़े थे, उसी में आदेश हुआ था कि सभी खसरा खतौनी को कंप्यूटर से फिट किया जाए। अब तो ये जो ठेकेदारी पे चल रहा है मैटर, वो पढ़े लिखे नहीं है, जो इंटर कर लिए हैं वो अपना कंप्यूटर चला रहे हैं। तो अब कंप्यूटर चला रहे हैं, उसमें लाल बिहारी के बिगारी लिख दिए तो बिगारिया रहेगा। अब कहें कि उसको शुद्ध कराइए, आधार कार्ड में कोई मंत्र की गलती है तो उसको शुद्ध कराइए। और खसरा खतौनी में अगर शुद्ध कराना तो कहीं अब धारा 134 इस समय एक नियम आ गया है कि आपका नाम कहीं त्रुटि है तो उसको मुकदमा करिए तहसील में, एसडीएम के पास, तहसीलदार। उनको तो पावर है कि वो सुधार कर सकते हैं। हाँ, वो देखिए फ्रॉड किसी समय सक्षम अधिकारी कर सकता है, चाहे एसडीएम सुधार कर सकता है तुरंत फ्रॉड को। लेकिन ये एक इनकी एक गोल होती है, एक दूसरे को बचाने के लिए। वहाँ बिरादरीवाद है, समझिए एक बिरादरीवाद वही है। एक अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी दूसरे भ्रष्ट अधिकारी की मदद करता है, लेखपाल दूसरे की मदद करता है। अब वो कहते हैं कि इसको मुकदमा करिए, तो जब मुकदमा में जाए, मुकदमा कर दीजिए तो 10-20 साल आदमी मर जाएगा, साबिता नहीं कर, पता चला कि वो जमीन कोई कब्जा कर लिया है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपका तो काफ़ी दायरा बढ़ गया है, संपर्क है, तो क्या ऐसे लोग आज भी मिलते हैं कि जो हैं तो जिंदा लेकिन कागज पे मृत दिखा दिए गए? हाँ हाँ, बहुत लोग जिंदा हैं। देखिए 3 तरह से जमीन जाती है। किसी की जमीन जाने का कारण है कि जैसे अगर पिता मर गए तो पिता के मरने के बाद बेटा हो या बेटी उसके नाम वरासत हो जाती है। एक दूसरी बात, तो कोई रजिस्ट्री कर देता है तब दूसरे बिक्री कर देता है तब दूसरे के नाम होता है, या रजिस्टर्ड वसीयत कर दे। अगर इसके अलावा किसी तरह से अगर किसी के खाते में कोई घुस गया है या निकल गया है या, तो वो फ्रॉड है, 420 है। तो उसको सक्षम अधिकारी जो होता क्षेत्रीय, वो आदेश करता है खारिज, लेकिन ये चाहते नहीं, वो भी कहेंगे एक मुकदमा करिए, इसलिए कि वो उससे बचना चाहते हैं। आप सोच लीजिए कि नहीं, मुकदमा करेंगे तो उसमें भी उनका फायदा है, तारीख लगेगी, वकील करिए, खर्चा करिए दुनिया भर का। या आपका जो संगठन आपने बनाया मृतक संघ, वो अभी एक्टिव है? हाँ, अभी काम कर रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा मृतक संघ, जो मरे लोगों का संघ है, हाँ, इसमें कौन हमारी मदद करेगा? हाँ, हम आर्थिक रूप से न हमारी कोई मदद कर सकता है। लोग कहेंगे कि भाई हम मरे हुए संघ में क्यों जाएं, हमको अभी नहीं मरना है, इस तरह से लोग कहते हैं। तो मरने का मतलब है कि हम इसलिए नहीं बनाए थे कि मरा हुआ आदमी उसमें जाए, मर जाएगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन हमारे जो गुरु थे श्यामलाल कनौजिया, वो कहते थे कि मृतक का मतलब हो गया मानसिक मृतक हो, मानसिक रूप से मर गया हो, शिक्षा से मर गया हो, मानवता से मर गया, धर्म से मर गया हो, कर्म से मर गया हो, ऐसे लोगों का संघ बन रहा है मृतक संघ। और इसके साथ साथ कागजी बेसिकली, हाँ, वही कागजी मृतक संघ, हाँ, मृतक संघ जिनको कागज में दिखा दिया गया, वैसे तो जिंदा है। एक कटाच के लिए बनाया गया था। वो कहते थे कि अगर मृतक संघ जाएगा किसी न्यायिक अधिकारी के यहाँ या मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ या जज के यहाँ, तो लोग सोचने के लिए मजबूर होंगे न्याय के प्रति। सही बात है। और कहें कि मृतक टाइटल जब आप अपने साथ लिखेंगे तो लोग आपको देखेंगे तो सोचने के लिए मजबूर होंगे, न्याय के प्रति जागरूक हो गए। लेकिन वो क्या जानते थे कि और उल्टा हमारा मजाक हो जाएगा, हम मजाक हो जाएंगे। अच्छा, आपका इतना अनुभव हो गया, करीब 50 साल हो गया है ना जी। तो अब आपका क्या कहना है कि सरकारी तंत्र में क्या बदलाव होना चाहिए कि इस तरह की पीड़ा त्रासदी लोगों को न झेलनी पड़े? देखिए, हमारे हम तो भाई समीक्षा तो नहीं कर सकते संविधान पर, न कार्यपालिका पर, न न्यायपालिका पर। नहीं, सुझाव दे सकते। लेकिन सुझाव का मतलब देखिए, आज जो हमारे भारत में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो मानसिक रूप से समाज के प्रति जागरूक नहीं है। वो अगर जीत जा रहे हैं तो अपने कारोबार के लिए जीत जाते हैं, अपने परिवार के लिए जीत जाते हैं, उनका उद्योग है, उनका धंधा है। वो समाज के लिए चिंतन नहीं करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। रहा अधिकारी कर्मचारी जो हैं, वो पैसा कमाने के लिए है। और अगर उसमें हैं ईमानदार, आज भी कुछ ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सुधार, व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए? एक तो भाई आदमी हमारे यहाँ करप्शन बहुत हो गया, लोग बेईमान हो गए, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सिस्टम में, रेवेन्यू के सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए? उस विभाग में तो सुधार तो होना चाहिए, इसके बाकायदे जांच होनी चाहिए, इसका अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि अब तो दो एसडीएम होते हैं, एक जुडिशियल एसडीएम है और एक एग्जीक्यूटिव एसडीएम है, तो अब तो काम जल्दी होना चाहिए। काम क्या जल्दी हुआ? वो जाएंगे, वहाँ तारीख मिलेगी, वो जाएंगे तो क्षेत्र में जाएंगे, मौके पर जाएंगे तो निर्णय नहीं देंगे। अच्छा, मौका मुआयना करके उनको निर्णय देना चाहिए, निर्णय नहीं, कोई नहीं है। जैसे लेखपाल गया मौके पर, कानगो गया या एसडीएम गए या तहसीलदार गए, तो वो चाहे तो तुरंत हो सकता है, रिपोर्ट लगा, हाँ, रिपोर्ट करके खारिज कर सकता है। लेकिन रह गया सवाल, आज जो ये मैटर फंसा हुआ है, 2 गोल होती है। एक गोल जो होती है पैसे वालों की तरफ जाती है, तो पैसे वालों की तरफ वही आदमी जाता है जिनको पैसा कमाना है। अधिकारी भी उसका फेवर करता है, नेता भी उसका फेवर करता है। और कहाँ से करेगा? अधिकारी से कैसे? कोई अधिकारी के यहाँ लोग जाते हैं चंदा आनने, कौन उनका विरोध करेगा? अगर हम अधिकारी के यहाँ चाय पीने जाएंगे, अधिकारी के यहाँ चंदा लेने जाएंगे, तो हम कैसे अधिकारी से विरोध कर सकते हैं? हाँ, ये जटिल सवाल है। ये सरकार की इच्छा शक्ति पे है कि भाई वो सुधार करे, ये बस ही। लेकिन मैं अब दूसरी तरफ आपका रुख मोड़ूंगा। मैं आपके ऊपर फिल्म भी बनी, लोगों ने सोचा आपकी कहानी बड़ी अच्छी है, पंकज त्रिपाठी जी ने फिल्म बनाई, सतीश कौशिक ने, और सतीश कौशिक जी ने। तो आपने देखा फिल्म देखे, उसमें तोड़ मरोड़ हमको बाजा वाला बना दिए, वगैरह बना दिए। तो हम मजदूर किसान के लड़के थे, बुनकर थे, उन्होंने नहीं बनाया भाई। वो हमसे तो कहे कुछ और, लेकिन किए कुछ और। वो उनको पैसा कमाना था। पसंद नहीं आई फिल्म आपको? नहीं, हमारी कहानी अधूरी है एकदम टोटल। और वो मजाक बना दी उसमें। तो अब क्या किया जाए, वहाँ भी धोखाधड़ी है, वहाँ भी जो फिल्म विभाग है। एक और मुकदमा कर दीजिए सतीश कौशिक को। तो बेचारे दुनिया चले गए। हाँ, वो अभी, हाँ, तो सवाल ये है कि तो है? नहीं, पंकज त्रिपाठी का कोई रोल नहीं होता, उसका फाइनेंसर का रोल होता है और निर्देशक का रोल होता है। तो सवाल यह है कि उसमें लेखक इम्तियाज हुसैन थे,
तो वो तो सही लिखे थे, लेकिन सतीश कौशिक उसमें गड़बड़ा दिए। तो वहाँ भी शोषण हो रहा है, वहाँ भी दूसरे की कहानी, जैसे फूलन देवी का है, और वो कौन माझी थे, वो क्या वो दशरथ माझी, वो इस तरह के लोगों की कहानी को लिखवा लेते हैं, तोड़ मरोड़ को बना लेते हैं। तो फिल्म में भी बहुत शोषण, कहाँ कहाँ शोषण से लड़ा जाए, हर जगह तो वही है, बेईमानी, शोषण, धोखाधड़ी और पैसा कमाने के लिए हर काम, हर आदमी को सुख सुविधा चाहिए। तो ये बताइए, तो आप इतनी लड़ाई लड़ने की ताकत, आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये मुझे भी नहीं समझ में। देखिए मैं ये बात तो कह रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ कि मैं कहाँ से या लड़ रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ। ताकत कौन दे रहा है आपको? प्रकृति देती है, जो दुनिया बनाई है। देखिए फोड़ा जिसको होता है उसी को दर्द होती है। सही बात है, ये तो बहुत मौलिक बात है। और जिनके पास फोड़ा नहीं होता है उसको दर्द कहाँ से होती है। मैं 4 दिन भूखा रहा हूँ, 4 दिन भूखे रहे? 4 दिन परिवार के साथ भूखा रहा क्यों? हूँ। इतनी इसमें पागल हो गया था, इसी जिंदा मुर्दा के चक्कर में। हमारे घर में आगे नहीं बढ़ती थी, कुछ खाने के लिए नहीं था। पत्नी भी समझ जाइए कि अब हम क्या बताऊं, वो कितनी मुसीबत झेली हमारे साथ। लेकिन ये है, एक अनुभव मुझे और हो गया कि दुनिया में अगर साथ दे पत्नी पति का, तो हर लड़ाई लड़ सकता है इंसान। अगर पत्नी नहीं साथ देगी तो कितना हूँ बाहुबली आदमी हो। इसलिए तो अर्धांगिनी कहा है ना, वो मिलके तो दोनों पत्नी शुरू से और अब तक हमारी बहुत मदद की। आज तक। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कर्मी देवी। और कैसे आपका साथ देती हैं, हौसला बढ़ाती हैं? हौसला बढ़ाती, कभी भी मेरा वो जाने के बाद पूछती हैं कि पानी पिए हैं कि नहीं, खाना खाए हैं, क्यों मनहूस हैं, क्या बात है। कई बार अपना गहना दे दी, बेच कर ले जाइए लड़िए, कर्जा काट के दी, इनसे उनसे मांग के दी। तो कहने का मतलब अगर उनके पास मैं ही देता हूँ 2-4-5 रुपया रखती थी, या और भी जैसे भी है, तो वो जब घर से निकलते हैं तो कहते कि पैसा है, हाँ है, ले लीजिए इतना। मतलब प्रतिदिन आज की बात है। तो हम तो मनाते हैं मालिक से, प्रकृति से, कि अगर किसी को अगर औरत दे तो इस विचार की दे कि मेरे साथ भूखा रही, कैसे कैसे रही। अब मैं आपको क्या कहानी बताऊं, कहानी तो मेरी और है। अच्छा, क्या कहानी? और क्या कहानी? अरे कहानी कही है कि हमारी पत्नी जो इस तरह की है, उसके पेट में बच्चा था और 3 दिन से भूखी थी, और जांता जो होता नहीं है आटा पीसने वाला, वो बीन बीन कर खा रही थी। इतनी हम लोग झेले हैं लड़ाई को, और आज तक हम झेल रहे हैं। और न्याय नहीं। कैसे चलता है घर का खर्चा? अब तो चल रहा है, सारी जमीन हमारी कई करोड़ की बिक गई है। हम लोग 1.5 बीघा जमीन बिकी है, 1.5 बीघा जमीन, उसकी कीमत है, मैं उस समय वो जमीन थी 10,000 रुपया विश्वा बेचा था, आज 27 लाख रुपया विश्वा है। तो वो पैसा गया कहाँ? जो आप सब इसी में बर्बाद हो गया, सब इसी में जिंदा मुर्दा के चक्कर में। कोर्ट भी गए, न्याय नहीं मिला, सब भी रहे। मान सम्मान बचाने के लिए पत्नी भी एक तरह से बहुत दुखी थी। 18 वर्ष में हमारे लड़के हुए। समाज में आप जानते हैं कि गांव में क्या होती है, औरतें क्या कहती हैं। क्या उम्र थी आपकी 76 में जब आपको मृतक घोषित? हम लोग 22-23 बजे बाल विवाह हमारा हुआ था, तो उसको बाज इन कहते थे। वो भी समाज में हम लोग सवेरे नहीं निकल, दिन निकले पहले किसी के सामने नहीं होते थे, बाज आ गया, बाजिन आ गई। तो इस तरह के 18 साल के बाद तो बच्चे हुए। तो समाज में ये भी हम लोग झेले हैं कि जिनके पास संतानें नहीं होती हैं, उसको क्या क्या समाज में सुनना पड़ता है। एक तरफ लोग मृतक कहते थे, भूत कहते थे, शैतान कहते थे, दूसरे तरफ पत्नी को बाज इन कहते थे। आपके चचेरे भाई क्या कहते हैं? वो तो दूर थे ना। नहीं, आप नहीं, वो तो देखिए, चचेरे भाई जब बालिग हुए, जब उन लोगों को समझ में आया तो विरोध नहीं किए कभी। अच्छा, ज्ञान हुआ तो उन्होंने? नहीं, वो लोग अपने कहे कि माई किसकी गलती है, अगर आप प्रूफ देखिए, लेकिन आज तक कहीं विरोध नहीं किया। लेकिन प्रशासन नहीं, लेकिन वो प्रशासन ने कराया। आपकी फाइल में ये आ रहा था कि बाद में चचेरे भाइयों की जमीन आपके नाम कर दी। हाँ, एक और ये प्रशासन कई बार चाहा कि हमारे उनके में खूनी संघर्ष हो जाए। कई बार, एक बार नहीं, करीब मैं 10 बार कह रहा हूँ। वो हमारे खिलाफ जाकर। तो प्रशासन आपके मतलब परिवार में खूनी संघर्ष क्यों कराना चाहता? इसलिए कराना चाहता था कि ये सब खूनी संघर्ष कर लेंगे तो मुलजिम हो जाएगा, इनको बंद कर दिया जाएगा,
और जो प्रशासन के खिलाफ, जो शासन के खिलाफ ये जो प्रतिदिन जो ये विरोध कर रहे हैं, ये हंगामा करता बंद हो हंगामा जाएंगे। बंद लेकिन मेरे पर अच्छा, आपको तो आजमगढ़ क्या हो करे, आपका नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया ना। तो आप लोगों की देन है, तो मीडिया की देन है कि टाइम मैगजीन, बीबीसी लंदन, कहाँ कहाँ सब, ये तो आप लोगों की मीडिया की देन। और अच्छा, मीडिया की बात आपने की, चलो एक अच्छी बात और भी आपसे पूछ लेता हूँ। आपका जो अनुभव मीडिया के बारे में, आपका क्या अनुभव है? पहले क्या रहा, अब क्या है, क्या अनुभव है कुल मिला के? देखिए, पहले की मीडिया जब वो थी, मीडिया के लोग थे तो उनके में जागरूकता थी। वो समाज में मतलब वो रिस्क लेकर गांव-गांव में जाते थे, ज़िले में जाते थे, समाचार जुटाते थे। उनको पैसा का लालच नहीं था वो कि हमको ये पैसा मिल जा। और उनका मान लीजिए कोई विभागी रहा है जो विज्ञापन देखता, तो उनसे मतलब, उनसे समाचार लिखने से मतलब, और बड़ा रिस्क था उनका। और लिखते थे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, आते थे प्रेस में, क्षेत्र में जाते थे, नोट करते थे, काटते पीटते थे, उसको सेटिंग करते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई है। अब क्या है? अब तो ये मोबाइल सिस्टम चल गया है। अब क्या बताया जाए, अब दूसरे ढंग का हो गया। लिखते भी नहीं हैं। अगर एक आदमी ने अगर न्यूज़ बना दिया तो इस सब पर चला दिए। ओहो, एक ही चीज कई जगह कहानी चल जाती है। उसमें है नहीं। अच्छा, गलत बनाए सही बनाए। आपके जिले में आजमगढ़ के मीडिया ने आपको कितना साथ दिया? भाई, आजम की मीडिया शुरू से और आज तक साथ दे रही है। हमारे आजमगढ़ की मीडिया कोई विरोध नहीं करती है। हाँ। अब कोई, मैं तो समझना कहीं भी कि नहीं, किसी, विरोध क्यों करेंगे? क्यों नहीं। अच्छा, इतनी लड़ाई लड़ी आपने, 50 साल अभी भी लड़ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि इतिहास आपको किस तरह याद करे? देखिए, इतिहास में याद करने के बाद क्या मतलब है? जिंदे पर कोई पानी न पूछे, मरने के बाद पीपर पर पानी चढ़ाए, खोज कराए। हम तो तड़प तड़प कर मरेंगे, कैसे मर रहे हैं, ये मानवता तो कहती नहीं है। मानवता का मतलब एक मानव की मदद नहीं, करें। फिर भी लेकिन एक संघर्षशील व्यक्ति के नाते आप क्या चाहेंगे कि आपको लोग किस तरह याद करें? देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरा अनुभव है। आज मैं नहीं कहना चाहिए, जो समाज के लिए लड़ा, जो देश के लिए लड़ा, जो राष्ट्र के लिए लड़ा, उनको लोग सम्मान नहीं करते। वो अपनी राजनीति करते हैं उनके सामने, उनको माला पहराते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, अपना कर्म नहीं दिखाते, उनके कर्मों के नाम पर लाभ लेते हैं, उनका फोटो लगाते हैं। तो समाज कुछ देती नहीं है और हमको क्या देगी? अरे भाई, देखिए, कहने का मतलब हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार तो खुशी नहीं रहेगा। हम अपने परिवार के लिए क्या दिए? बर्बाद कर दिए। हम तो अपने मर जाएंगे, हम अपने परिवार को कर्जे में डुबा कर जा रहे हैं। जो उनको मिलना था, जो हमारे लड़के पढ़ते, जमीनें चली गई, ज़मीनें बिक गई, और मालूम नहीं कहाँ से कहाँ गए होते, क्या करते, कारोबार में और आगे बढ़ते। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है, 2 लड़की। तो कहने का मतलब हमारा परिवार तो हमको खुशी नहीं रहेगा। जितने देश के लिए लड़े, उनका परिवार देख लीजिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास मर ही नहीं है। आज जो गांव का प्रधान बन जा रहा है, जो विधायक बन जा रहा है, 1-2 महीना के बाद उसके मारे गाड़ियाँ हो जा रही हैं, उसके बंगले, उसके मारे सारे कुछ हो जा रहे हैं। और हम अपनी ज़मीन बेच कर लड़ाई लड़े अपने। अब हमारा लड़का कहता कि आपके लड़ने से क्या फ़ायदा? आप जिंदा भी हुए तो पता भी नहीं कब हुए, फाइलें नहीं है। मृतक हुए तो कब मृतक हुए, आपके पास फाइलें नहीं है। अब तो सारे रिकॉर्ड गायब हो गए। फोटो कॉपी तो है आपके पास? है, लेकिन फोटो कॉपी नहीं मान होगा ना। ये कहा जाता है सारा रिकॉर्ड मतलब वहाँ था भू राजस्व अभिलेखागार एक होता जिले में, और एक तहसील में होता, हर तहसील में होता है। तो तहसील का वहाँ रखा जाता है और पूरे जिले का एक जगह रखा जाता है। दोनों जगह से फाइल गायब है? दोनों जगह कहीं नहीं रिकॉर्ड है। अच्छा, ये भी है कि जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वहाँ एक रजिस्टर होता है, उस पर चढ़ता है, उसको कहते हैं मलिकान रजिस्टर। वहाँ भी नहीं दर्ज है। तो जब उसमें दर्ज नहीं है तो इससे साबित है कि फर्जी मुकदमा था। तो हमको जो लड़े हैं, हम बेकार लड़े हैं। जो हमको सरकार ने लड़ाया, कोर्ट ने लड़ा, वो भी बेकार है। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट कहे कि आपने समय, आपके जुर्माना ठोक दिया। हाँ, वो कहे कि आपने कोर्ट का समय नष्ट किया, आप कभी मुर्दे नहीं थे, अब जिंदा थे। अब सोच लिए, मैं तो एक गांव में जिंदा हूँ, दूसरे गांव में मृतक हूँ, कोर्ट ने नहीं माना और उल्टे मेरे खिलाफ। ननिहाल में जिंदा है? हाँ,
और ओरिजिनल गांव में मृतक देखा है। मृतक कोर्ट ने हमारे खिलाफ ऊपर अच्छा ये बताइए, वो तो ठीक है, जुर्माना लेकिन दसा लगा दिया। लोग आपको देखते हैं और आपको कहते हैं लाल बिहारी मृतक जी, तो आपको कैसा लगता है? तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, मुस्कुराते हैं, क्या लगता है? देखिए, जब कोई मृतक कहता है तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से आंस गिराते हैं। ओहो, ये चोट लगती है। और ये आप एक बात कहें कि आपको ये संघर्ष करने का कहाँ से ताकत मिलती है? ये ताकत यही है। जो आदमी व्यंग बोलता है, फिर हम अपने मन में सोचते हैं कि हम ऐसे इंसान हैं, ऐसे अभागा हैं कि आज हम अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने परिवार को बर्बाद आप कर जिंदा हैं, लेकिन कागज पे आपकी मौत पहले आ गई। दी। मौत, हाँ। और एक चीज़ और है कि दुनिया में हम तो मानते हैं, पूरी दुनिया में बता रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि 2 बार जन्म हुआ है, 2 बार मृत्यु होगी। एक तो प्रकृति ने मैं अपने माँ के कोख से पैदा हुआ, वो मेरा जन्म हुआ। दूसरा सरकार मृतक की थी, वहाँ भी मैं जिंदा हो गया, 2 बार हो गया। 2 बार मृत्यु हो गया। अरे चलिए, भगवान आपको लंबी तो उम्र दे। अभी एक मौत बाकी जो नहीं, वही कह रहा हूँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मौत के बाद प्रकृति का है। तो नहीं, अभी जो आप, दुनिया में आया उसको जाना है। अभी आप अभी तो ये बड़ा कष्टदायक चीज है। लड़ेंगे, और आपने रास्ता दिखाया बहुत सारे लोगों को संघर्ष हाँ, का। यही है कि जो ये समाज में जो बाहर विदेश जा रहे हैं, उनको हर साल नकल लेनी चाहिए अपने परिवार में। तो आपका ये सीख ये हुई कि जो लोग बाहर रहते हैं, एक वो अपने गांव में भी अगर जमीन जायदाद है तो उसके लिए गांव में भी अपना कुछ रिकॉर्ड, वोटर आईडी या कुछ बना के रखा, नहीं तो सारी जमीनें उनकी चली जाएगी। और सरकार की ये पॉलिसी है, करोड़ों रोज लड़ रहे हैं, तहसील, चकबंदी, दीवानी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, मिलता क्या? तारीख बैठे रहिए, तारीख 18 बरस, 20 बरस, 40 बरस, 50 बरस, तारीख पे तारीख। हाँ, तो अब वही उनका खुराक है। इंसान जाता है अपने न्याय के लिए, लेकिन उसको थोड़ा मालूम कि हम जाएंगे वहाँ बलि का बकरा बन जाएंगे। न्याय तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जिन मामलों में लोग जीत भी गए, दीवानी वो नहीं पाते हैं, डिक्री भी हो गई, तो उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लाखों मुकदमे पेंडिंग। अरे वो नहीं, अब देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट से आप जीत जाएंगे तो पालन कौन करेगा? वही लेखपाल, वही क्षेत्रीय पुलिस। कोर्ट क्या करे? कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, उसने आदेश कर दिया, लेखपाल नहीं चाहे। मैं कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑर्डर को, उसका पालन कराने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था इतनी जटिल है, भ्रष्ट है, खराब है, और जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो नहीं है। और इसीलिए लाखों करोड़ों लोग जो है वो अदालतों के, अफसरों के चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें तो बाकायदे होना चाहिए, जैसे मुकदमा नहीं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस तरह गलत काम करते हैं, उनके चल अचल से संपत्ति वसूल कर पीड़ित को देना चाहिए। जो दोषी हैं, सभी का नहीं भाई, उसमें न्यायिक भी हैं जो न्याय करने वाले। नहीं, आपकी बात सही है कि अगर ठीक से जांच करके और 2, 4, 10 लोगों को भी ठीक से पनिशमेंट मिल जाए, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह का हिम्मत या साहस, दुस्साहस नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, वो तो बच जाते हैं। कोर्ट में जाएंगे, अभी जाएंगे 2 दिन के बाद नहीं। तो आप ये बताइए, जैसे 11 साल से लोग कहते हैं मोदी जी की सरकार है और इतना न्याय हो गया, बदल गया, राम राज्य है, हमारे यहाँ योगी जी हैं, तो कुछ फर्क नहीं आया? अब देखिए, मैं तो राजनीतिक विरोधी नहीं, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, फर्क नहीं है इसमें, तो और छूट हो गई है। जमीन पे पूछ रहा हूँ, जमीन पे पूछ रहा हूँ, उसमें और छूट है। क्या? इसमें अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग मनमानी लूट रहा है एकदम। वो पहले के सरकारें थी, देखिए, मैं तो 1976 से जनता दल देखा, कांग्रेस देखा, समाजवादी देखा, बहुजन देखा। 1976 में तो इमरजेंसी भी थी। हाँ, उसके बाद बहुत जनता दल आई। लेकिन इस समय अधिकारी फ्री हैं। पहले नेता विरोध भी करते थे, कोई अधिकारी, कोई पुलिस, कोई गड़बड़ करता था तो जाकर शिकायत करते थे,
तो इधर को अब नेता अच्छा जमीन पे लड़ाई नहीं नहीं, नेता लड़ाई नहीं, नेता की कोई सुनता भी नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ी दिक्कत है, जो भी विरोध करता है उसको किसी न किसी मुकदमा फंसा देते हैं। तो विधायक मंत्री मदद नहीं कर पाते क्या उनकी बातें नहीं कोई मानेगा तो मदद कहाँ से? उनके पास कुछ पावर नहीं है। हाँ, कमाने में वो फ्री है, जो कमा ले वो बना ले। देखिए, अब वो नेता नहीं है, वो एक कारोबारी हैं, व्यापारी हैं। नहीं, वो तो हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी जा रही। इनके में देखिए, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था हाँ, इसी विषय पर। तो क्या बोले योगी जी? तो वो मुस्कुराते हुए कहें कि अरे आप तो जिंदा होंगे, इस चक्कर में क्या पड़े हैं। तो कहने का मतलब, तो आपको कहना चाहिए कि महाराज सिस्टम सुधारिए। नहीं, हम तो कहे ये बात। हमारे किस कन्हैया पाल भी थे हमारे साथ, वकील साहब। हाँ, हम लोग 2 लोग गए थे, मिले। हम कहे कि भाई इस पर एक आयोग बनाइए, मृतक संघ आयोग, इस पर जांच हो बकायदे। लेकिन वो कहे कि आप तो जिंदा हो गए। इससे क्या सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहे भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये क्या कहा जाए। तो आप क्या उम्मीद लेके गए थे मुख्यमंत्री जी के पास? मैं तो उम्मीद लेकर गया था कि ये धार्मिक हैं, ये न्याय के प्रति जागरूक होंगे, मानवतावादी हैं, इनके दिल दिमाग में गरीबों के लिए और चिंता है। तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए कि मैं एक पीड़ित हूँ। और भाई हो सकता है किसी के साथ अच्छा भी होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला? मुझे नहीं कुछ मिला। न मुझे न मेरे मृतकों के लिए मिला, न पीड़ितों के लिए मिला, जो इस तरह से हैं। तो मैं कैसे मानूं? हाँ, मतलब उनको सिस्टम में सुधार के लिए जब आप उनके दरबार में पहुंचे थे, कोई आदेश नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। सुधार के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, इसके पहले जो भी सरकार रही कुछ न कुछ करती थी, लोग डरते थे। लेकिन इस सरकार में अधिकारी एकदम फ्री काम कर रहे हैं। अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त। हाँ, जनता तो एकदम तबाह है। क्या कहा जा, अब चलती गाड़ी है। और नेता अपनी सुरक्षा लिए सिपाही गनर अपना सुरक्षा देखिए, सुरक्षा तो अपने नहीं, सुरक्षा तो जनता की नहीं है। नहीं, नेता के पास तो नेता की सुरक्षा है, अफसर के पास अधिकारी की सुरक्षा है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, राष्ट्रपति की सुरक्षा है, सारे लोगों की सुरक्षा है। लेकिन एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ कि आप करें कुछ करते नहीं, लेकिन बड़ी चर्चा है कि बड़ी सख्त कार्रवाई होती है और उसको वो कहते हैं कि जमराज भेज देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, या बुलडोजर जाके तुरंत न्याय दे देता है। हाँ, ये सही है, बुलडोजर भेज देते हैं। हमारे घर भी बुलडोजर गया था। काहे के लिए? हमारे घर गया था बुलडोजर इसलिए कि जहाँ हमारा जन्म स्थान है वो करीब 1-1.5 बीघा का नंबर है। उसमें वो ऊसर था कागज में दर्ज। तो उस गांव के लोग या गांव के तो कम लोग थे, या ये प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ये सोच रहे थे कि इनका घर गिरवा दिया जाए। जो हम नहीं वहाँ रहते, हमारे चचेरे भाइयों का घर गिरवा दिया जाए। तो वो कहते थे कि वही भेजा है हमको, कि लाल बिहारी मृतक ने भेजा, लाल बिहारी मृतक विरोध लड़वाने के लिए। लड़वाने के लिए। तो वहाँ गए ये एसडीएम और लेकर। तो वो क्या कि एक मुकदमा चल रहा था उस आबादी का। उस मुकदमे के दौरान वो क्या किए कि उस ज़मीन में खेल कूद का आदेश कर दिए, खेल कूद मैदान का और आंगनबाड़ी का वो कर दिए। और वो ज़मीन हमारी गई गिरवाने की। इनका मकान ऊसर में है। तो मैं कहा लेखपाल से किसी तरह से बात हुई। तो जब आबादी में आ गया तो ऊसर किस बात का? नहीं, ऊसर था कागज में। तो वो क्या किए कि जब गिरवाने गए तो मैं कहा भाई मुझसे बात कराइए। मैं कहा भैया उसमें 6 बिस्सा कुछ कड़ी आबादी है। वही तो हम कह रहे हैं। तो 6 बिस्सा कुछ कड़ी आबादी है, तो अबदिया को छोड़कर आप नपवा के ले लीजिए, 1 बित्ता मेरे में से ले लीजिए। तो वो देखे तो कहे कि एडीएम पूछे, कहें क्या है, कहें ऐसी सी बात है। कहें कि चलो वो बझान हो जाएगी। उनको ये नहीं कहा गया था कि इसमें आबादी भी है, फंस जाएंगे। हाँ, तो वो किसी तरह से आबादी थी तो बच गया वो घर, मतलब। और उसके बाद भी लड़ा दिए और वो ज़मीन मतलब खेल कूद के नाम हुआ तो कोई बात नहीं है। तो आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये पोखरा पोखरी बाहा तालाब ऊसर बंजर खेत खरियान जो जितना है वो सरकारी ज़मीन है। मस्जिद तो नहीं है लेकिन मंदिर भी ज़्यादा है सरकारी ज़मीन में। लेकिन अब कोई अगर आदमी गांव का आदमी बोल दे रहा है तो कहते हैं कि पहले पता लगाइए किस में बसा है।
गरीब आदमी कहाँ बसा। पहले उसी को वो हाँ उसको अटैक करते हैं, उसकी जबानें बंद हो तो जाती मतलब इसीलिए आजकल अच्छा इतना शांति है कि कोई शिकायत करने से भी डरता है, आंदोलन से भी डरता है। हाँ ये सबसे बड़ी कमजोरी है जनता की, और इसकी नस सरकार ने पकड़ लिया। ये इस समय मैं एक चीज़ और बात बता दूँ आपको, मेरा अपना अनुभव, मैं देखिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। जैसे आवासीय बन रहा है हर जिले में, हर गांव में आवासीय बना ना, आवासीय मकान बनता है तो उसमें मांगा नहीं जाता है कि आप नकल लाइए। ये ज़मीन जिस पर आप मकान बनाना चाहते हैं वो ज़मीन किसके नाम है, पोखरा है, पोखरी है, बाहा है, ऊसर है, बंजर है, खेत है, इससे नहीं मतलब आपके माँ के नाम है कि आपके पिता के नाम है कि किसी आबादी में है, ये नहीं। उनको पैसा दे देते हैं और वो मकान बन जाता, उसका नक्शा भी होता होगा। नहीं तो वो तो सरकार को अपनी उपलब्धि दिखानी है नहीं, ना। उपलब्धि दिखाना है तो अब मैं बता रहा हूँ ना, वो तो बना दिए। अगर वो बोलेगा तो कहेगा कि पहले पता लगाओ ये मकान कहाँ बनाया है, वो जमीन की कार्रवाईयत है। तो मतलब ये आप कुल मिला के ये कमजोरी है कि इस समय कोई अपना दर्द पीड़ा भी नहीं व्यक्त कर सकता, आंदोलन भी नहीं कर सकता, करेगा तो या तो डंडा खाएगा या जेल में जाएगा, या जेल जाएगा, और या बुलडोजर चलेगा घर उसको। पहुंच हाँ तो ये है, जब ऊसर में बनाया, पोखरा में बनाया, पोखरे में गिरेगा उसका जाएगा। तो सरकारें पहले पैसा देती, कुल मिला के उत्पीड़न है ना ये एकदम टोटल उत्पीड़न है। लेकिन कहेगा कौन? जो बिलार के गले में वो घंटी घंटी कौन बांधेगा वो जेल में जाएगा। नहीं तो आप तो महाराज जी के पास गए थे। मैं तो गया था भाई, मैं तो सभी लोगों के पास गया। नहीं तो उनको बताया नहीं आपने कि ये सब हो रहा है आपके राज्य में? मैं कैसे बताऊं आपके राज्य में, क्यों मैं कहूँगा भाई, मैं तो खुद पीड़ित न्याय के लिए मांग रहा हूँ। मैं उनका विरोध थोड़ा, लेकिन मेरा एक अनुभव है